नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 25 पारिस्थितिकी के नियम का भाग 5। इस भाग में हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो सजीव पाए जाते हैं किसी परितंत्र में, उनके मध्य परस्पर क्या रिश्तेदारी रहती है, किस प्रकार के वो संबंध दर्शाते हैं। क्या इनमें आपस में सहयोगात्मक संबंध पाए जाते हैं? क्या इनमें नकारात्मक संबंध पाए जाते हैं? क्या इसमें एक को लाभ एक को हानि होती है? क्या इसमें दोनों को हानि होती है या दोनों को लाभ होता है? इस आधार पर हम जैविक अन्योन्य क्रिया के बारे में बात करते हैं। सामान्यतया जैविक अन्योन्य क्रियाओं को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें एक ही जाति के मध्य अगर संबंध स्थापित होते हो तो उसे हम इंट्रास्पेसिफिक कहते हैं। अर्थात एक जाति के सदस्यों के मध्य पाया जाने वाला जो संबंध है वो इंट्रास्पेसिफिक या आंतर जातीय कहलाता है। और अगर अलग अलग प्रकार की जातियों के मध्य जो संबंध स्थापित होता है तो उसे हम अंतराजातीय या इंटरस्पेसिफिक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अंतरजातीय या इंट्रास्पेसिफिक, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली पारस्परिक क्रियाएं अंतरजातीय क्रियाएं कहलाती है। आप देख सकते हो यहां पर एक ही जाति, जिसे मान लीजिए ये दोनों हिरण है, ये दोनों हिरण आपस में लड़ रहे हैं, तो ये दोनों हिरणों की जाति एक होने के कारण इनका जो आपस में अंतर क्रिया है, पारस्परिक संबंध है, उसे हम अंतर जातीय के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकती है अंतराजातीय या इंटरस्पेसिफिक संबंध किसे कहते हैं कि दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य पाया जाने वाला ऐसा संबंध जो उनके जीवन के लिए आवश्यक होता है, वो आपका अंतराजातीय संबंध कहलाता है। आप देख सकते हो यहां पर सी एनिमोन और मछली के मध्य संबंध जो है यहां पर ये प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो संबंध होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। संबंधित जो जैविक अन्योन्य क्रियाएं होती है उनको हम अलग अलग प्रकार की श्रेणी में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए अन्योन्य क्रिया का प्रकार कैसा है, यानी कि उस संबंध का नाम क्या है, एक जाति का दूसरे पर पड़ने वाला परिणाम क्या है, मतलब आपस में एक दूसरे पर ये क्या प्रभाव डालते हैं, और अन्योन्य क्रिया का नतीजा क्या निकल सकता है, अर्थात आपस में ये क्या संबंध निष्कासित कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो संबंध आता है उसका नाम है आपका अमेंसेलिज्म या अभोजिता, कि एक प्रजाति निषेधित जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। मतलब इसके अंदर लगभग शून्य प्रकार का संबंध होता है आपके, ये आपका अमेंसेलिज्म कहलाता है। दूसरा संबंध आता है परभक्षण, नाम से पता चल रहा है पर यानी दूसरे को, भक्षण यानी खा जाना, अर्थात अपने खाद्य आपूर्ति के लिए एक जीव द्वारा दूसरे को जब खा लिया जाता है तो उसे हम परभक्षण कहते हैं, जिसमें एक सदस्य जो है वो लाभ दर्शाता है जबकि दूसरा सदस्य होता है उसको हानि होती है। अर्थात यहाँ पर प्लस का जो संकेत है वो लाभ को प्रदर्शित करता है, जबकि माइनस का संकेत जो होता है वो हानि को प्रदर्शित करता है। परभक्षी शिकार संबंध इस श्रेणी में आता है, यानी कि एक छिपकली है अगर छोटे कीड़ों को खा जाती है तो उसका जो संबंध होता है वो परभक्षण की श्रेणी में आता है। मान लीजिए एक शेर द्वारा हिरण को मार करके अपने भोजन के लिए खा लिया जाता है तो ये संबंध आपका परभक्षण की श्रेणी में आता है। तीसरा आता परजीविता किसे कहते हैं कि एक जीव जब किसी अन्य जीव पर अपने पोषण या रहने के स्थान के लिए आश्रित रहता है तो उसे हम परजीविता कहते हैं। इसमें एक को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे सदस्य को यहां पर हानि होती है, अर्थात इसका संबंध भी है किस प्रकार का, परभक्षण के तरीके का। लेकिन यहां पर संबंध में एक चीज ध्यान देने वाली है कि कोई भी परजीवी यह नहीं चाहता कि उसके परपोषी की मृत्यु हो जाए, अर्थात परपोषी जितने लंबे समय तक जीवित रहेगा परजीवी का भी जीवन उतना लंबा चलेगा। इस प्रकार का संबंध जो होता है, जिसे आप देख सकते हैं मानव और मानव के सिर में पाई जाने वाली जूं का जो संबंध है वो परजीविता का है। प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं कि दो एक समान जातियों या अलग अलग जातियों में एक ही संसाधन के लिए परस्पर जो कंपटीशन होता है, आपस में लड़ाई चलती है, उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कि दोनों स्पीशीजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब भी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके उसमें जीतने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है इसमें दोनों को नुकसान हो जाए, और ये एक माइनस प्रकार का संबंध है। इसको हम ऋणात्मक संबंध के नाम से जानते हैं। धनात्मक साहचर्य क्या होता है कि ऐसा संबंध जिसमें
संबंध स्थापित करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि नुकसान किसी को नहीं हो, तो वो हमारा धनात्मक साहचर्य। जैसे सहभोजिता, कि एक स्पीसीज सहभोजी को लाभ होता है जबकि दूसरे को की स्पीसीज को कोई नुकसान नहीं होता। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए खेत के अंदर आपके गायें चरती है, खेत में जब गायें चरती है तो जहां चारे में वो चरती हुई एक आगे बढ़ती है तो उनके पीछे पीछे जो है छोटे छोटे पक्षी चलते हैं और उस चारे के हिलने से जो कीड़े नीचे गिरते हैं उनको खा जाते हैं। तो गायों को यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा है उनके चलने से, लेकिन कीड़े जो है उनको यहाँ पर फायदा हो रहा है। उदासीनता या तटस्थता, दो जीवों का ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को नुकसान नहीं होता है, दोनों पक्षों में कोई भी स्पीसीज जो है उस पर प्रभावित नहीं होती है। और तीसरा आता है सहोपकारिता, साथ रह करके दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को परस्पर लाभ प्राप्त होता हो, उसे हम सहोपकारिता की श्रेणी में रखते हैं। और लास्ट में आता आपस की जो इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया है कि कोई भी जाति दूसरी जाति को प्रभावित अगर नहीं करती है तो ये भी शून्य शून्य प्रकार का संबंध है, इसे हम तटस्थता भी कह सकते हैं। यहाँ प्लस का मतलब होता है लाभदायक, माइनस का मतलब होता है आपके हानिकारक, और शून्य का मतलब होता है अप्रभावित रहना या तटस्थ रहना। अर्थात निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि परितंत्र के प्रत्येक सजीव परस्पर किसी न किसी प्रकार की अंतरक्रिया दर्शाते हैं। इनके द्वारा हो सकता है लाभदायक संबंध स्थापित किए जाते हो सकता है हानिकारक संबंध स्थापित किए जाते हो, और हो सकता है इनके द्वारा तटस्थ प्रवृत्ति के संबंध स्थापित किए जाते हो। अन्योन्य क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों में अपन एक एक करके उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अभोजिता या अमेंसेलिज्म किसे कहते हैं? कि यह दो जातियों के बीच का एक ऐसा नकारात्मक साहचर्य है, नकारात्मक यानी इसमें हानि होगी, जिसमें एक जाति को हानि होती है दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। मतलब एक सदस्य जो है उसको तो हानि का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा सदस्य जो रहता है वो अप्रभावित रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो पेनिसिलियम एक कवक है, उससे प्राप्त होने वाली एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम है पेनिसिलिन। वो पेनिसिलिन क्या करती है? जीवाणु को मार देती है। अर्थात जो पेनिसिलिन जो है वो जीवाणु को मार देगी तो जीवाणु तो मर जाता है, लेकिन पेनिसिलिन के कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये अभोजिता वाला संबंध है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका जीवाणु है और ये आपकी पेनिसिलिन जो है वो स्रावित करने वाला पेनिसिलियम है, ये तो मर जाएंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं यहां पर जो हाथी होते हैं वो हाथी क्या करते हैं? आपके छोटे जीवों के जो बिल होते हैं उनको बंद कर देता। अब ये इनके बिल की वजह से क्या होगा कि जो छोटे छोटे जंतु पाए जाते हैं उनको तो बेचारों को नुकसान हो जाएगा, लेकिन हाथी तो जा रहा था, उसके पैर के नीचे अगर कोई बिल था वो बिल में दब गया, उसकी तो मृत्यु होगी, लेकिन हाथी बेचारा आराम से जा रहा है। तो हाथी यहाँ पर अप्रभावित है, लेकिन बिल में रहने वाले जंतु जो रहते हैं वो यहाँ पर प्रभावित होते हैं। परभक्षण किसे कहते हैं? आप देख सकते हो ये आपका चीता है, ये चीता आपके हिरण के पीछे दौड़ता है, शिकार करता है। तो शिकार करना एक परभक्षण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कि इसमें अन्योन्य क्रिया करने वाले एक जीव को लाभ होता है। अर्थात शेर या चीता या टाइगर है उसका तो पेट भर रहा है, लेकिन दूसरे जीव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार का जो संबंध होता है इसे हम परभक्षण के नाम से जानते हैं। तो परभक्षण एक प्रकार का ऐसा संबंध है जिसमें एक को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परजीविता किसे कहते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों के ऊपर पीले पीले रंग की बेल लिपटी हुई रहती है, इस बेल को हम अमर बेल कहते हैं। उदाहरण है यहाँ पर अमर बेल, कि अमर बेल एक झाड़ी इसके परजीवी है जो उससे पोषण प्राप्त करता है, जिसके फलस्वरूप अमर बेल को तो लाभ होता है, लेकिन वो जो परजीवी जिस पर आश्रित है झाड़ी पर वो धीरे धीरे मर जाती है। इस प्रकार परजीविता जो है अमर बेल और झाड़ी के बीच में देखी जा सकती है। आपने भी अपने आसपास कभी देखा होगा कि किसी पेड़ के ऊपर चारों तरफ पीली पीली बेल का आपके आवरण बन जाता है। ये पीली जो बेल होती है ये विषम पोषी श्रेणी की होती है, अर्थात इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं किया जाता। ये सीधे ही इन वनस्पतियों को नुकसान करके या नुकसान पहुंचा करके अपना जीवन यापन करती है। कंपटीशन या स्पर्धा किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं ये दो शेर आपस में लड़ रहे हैं इस हिरण के लिए। हिरण ये मर चुका है, ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये दो स्पीसीज के बीच ऐसी अनुक्रिया, देखो दो स्पीसीज का अर्थ होता हो सकता है ये एक ही प्रजाति के हो। माना कि दो कुत्ते
एक शिकार के लिए लड़ रहे हो, और हो सकता है मान लीजिए एक टाइगर और एक शेर जो है दोनों एक ही जीव को खाने के लिए आपस में लड़ रहे हो, तो दोनों को ही इसमें हानि होती है। स्पर्धा जो है भोजन के लिए हो सकती है, स्पर्धा जो होती है प्रजनन साथी के लिए हो सकती है, और स्पर्धा जो होती है आशय के लिए भी हो सकती है। इसी प्रकार सहभोजिता किसे कहते हैं कि ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें एक स्पीसीज को लाभ मिलता है जबकि दूसरी स्पीसीज को लाभ प्राप्त नहीं होता, अर्थात दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक को फायदा होता है और एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसे आप देख लीजिए यहाँ पर ये आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ के ऊपर हम बात करें तो इसकी ये जो टहनी होती है इस पर कुछ ऐसे पादप उग जाते हैं जिसकी जड़ें हवा में लटकती रहती है, इनको हम अधिपादप कहते हैं। तो अधिपादप क्या है कि ऐसी वनस्पति जो किसी अन्य वनस्पति पर आश्रित रहती है, लेकिन यह केवल आशय ही प्राप्त किया जा रहा है, यहाँ पर स्थान ग्रहण किया जा रहा है, अपना ये स्वपोषी प्रकृति को दर्शाएंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, जल जो होता है ये वाष्प से प्राप्त करते हैं, ऐसा संबंध जो होता है वो सहभोजिता के नाम से जाना जाता है। ये अधिपादप आप देख सकते हैं, ये आम के पेड़ की टहनी है, ये पादप है, ये इसकी हवा में लटक रही है। जो जड़ें होती है, तो जड़ें जो होती है इनको लटकन मूल के नाम से जानते हैं। ये जो लटकन मूल होती है हवा में लटकती है, ये हवा से ही पानी अवशोषित करती है और इसको जिंदा रखती है, और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात आम पर केवल रहने का कार्य कर रहा है। तो इस अधिपादप को तो फायदा हो रहा है लेकिन आम के कोई असर नहीं पड़ता है। सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म किसे कहते हैं कि ऐसा संबंध जिनमें दोनों प्रजातियों को लाभ मिलता है, अर्थात दोनों को ही फायदा पहुंच रहा है, ऐसा संबंध सहोपकारिता कहलाता है। जैसे दीमक की आंत्र में पाए जाने वाले कसाबी की प्रोटेस्ट, अर्थात दीमक जो कि कीट है उसके पेट के अंदर, आंत के अंदर ऐसे छोटे छोटे प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में, सेलुलोज के पाचन में सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दीमक को फायदा क्या हो रहा है, उसके भोजन के पाचन में सुविधा हो रही, और जबकि प्रोटोजोआ अपना जीवन यापन कर रहा है। तो दोनों ही सजीव यहाँ पर आपके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसी को हम सहोपकारिता के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण हो सकता है सी एनीमोन एवं साधु केंकड़ा। जो सी एनीमोन होता है वो ऐसा दिखाई देता है, और साधु केंकड़ा जो होता है इसके ऊपर इसकी स्थापना हो जाती है। ये आप समझ सकते हो, मान लीजिए ये आपका साधु केंकड़ा है, तो जहां जहां ये आपके साधु केंकड़ा जाता है तो साधु केकड़ा जो जा रहा है, तो साधु केकड़ा बेचारा अपना जीवन यापन स्वयं कर रहा है, लेकिन सी एनीमोन स्थान परिवर्तन करने के कारण इसको भोजन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। भोजन मिलने की संभावना बढ़ेगी तो इसकी भी एक उत्तरजीविता में वृद्धि होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये साधु केकड़ा और सी एनीमोन है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किस प्रकार उत्पादक एवं उपभोक्ता और अन्य आपस के जो घटक होते हैं उनके परस्पर संबंध पाए जा सकते हैं। ये जो संबंध होते हैं इनका संबंध का मुख्य आधार होता है भोजन, अर्थात खाद्य पदार्थ होते हैं। हो सकता है ये नकारात्मक संबंध हो सकता है ये धनात्मक संबंध हो सकता है ये तटस्थ संबंध हो। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये अध्याय 25 पारिस्थितिकी के नियम का भाग 5 समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।